अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं जी। एग्जामिनर कमेंट्स में इस सवाल की पासिंग परसेंटेज सिर्फ 15% लिखी हुई है, सिर्फ 15% लिखी हुई है। ठीक है, फॉरेक्स का सवाल भी लोगों से इतना अच्छा नहीं हुआ था, उसमें कॉलर का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, मैंने कॉलर का कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया है। ये क्वेश्चन 3 और 4 ये मेन कल्प्रिट्स है जिसकी वजह से लोगों का पेपर शायद पास नहीं हो सका, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा गिरा है। तो सबसे खराब पासिंग परसेंटेज क्वेश्चन 4 में था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 रन करेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 मुश्किल ज़्यादा नहीं था, दिखने को काफ़ी आसान सवाल है, मगर इसमें कुछ बारीक बातें थी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ होगा, और रीडिंग मिस्टेक्स की वजह से जो है वो सवाल सही नहीं हो सका होगा। तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपको पता है कि आई कैप सॉफ्टवेयर में एक अच्छी बात ये हो गई है कि अभी लेटेस्ट जो आई कैप का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें ये क्वेश्चन भी जो है ना उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन हम वहीं डायरेक्ट आई कैप के सॉफ्टवेयर से ही रीड कर सकते हैं, हमें पीडीएफ वैसे रेफर करने की जरूरत नहीं है। फॉर द सेफ साइड मैंने पीडीएफ खोली है कि अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे तो फिर हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, 4A और B के लिए इसने एक ही विंडो रखी है, कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं कि आई कैप के सॉफ्टवेयर पे पूरा सवाल अवेलेबल है। ठीक है जी, विंटर 2025 का। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं, सेम सवाल है ये जो है ना, ये देखिए मैंने विंटर 25 का पेपर खोला हुआ है। ये सवाल है FH होल्डिंग लिमिटेड, सही। अच्छा, अब मीन्स हम पढ़ रहे हैं, स्क्रीन हमने ऐसे सेट कर ली है कि हमें पेपर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ FH होल्डिंग कंपनी विश टू एक्वायर 100% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा टाइम लिमिटेड, अल्फा टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब कौन एक्वायरर है कौन टारगेट है आपको पता है, जब भी मर्जर इक्वेशन का सवाल आता है मैं कुछ ना कुछ बातें पहले से लिखवा लेता हूँ। एग्री करेंगे? तो बताएं जरा कौन एक्वायरर है और कौन टारगेट है, जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। देखें यार, प्लीज चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। FH कौन है जी? विश टू एक्वायरर, एक्वायरर है। तो हम एक्वायरर और टारगेट पहले से लेबल लगा लेते हैं ताकि हमें आगे जाके परेशानी ना हो। एक्वायरर है FH होल्डिंग। ठीक है जी। और जो 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 टारगेट कंपनी है जिसको एक्वायर किया जाएगा वो है, थोड़ा तेज से चलेंगे, आसान हैं कुछ चीजें, बस कुछ बारीक बातों को देखना होगा। अल्फा टाइम। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं एफएच इज लिस्टेड इन द स्टॉक चेंज एंड अल्फा टाइम इज अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। तो आपको पता है लिस्टेड अनलिस्टेड का कुछ मसला आता है, एक टेक्निक होती है। अच्छा, एक मिनट, हमने हमेशा कितना एक काम पहले करना होता है जो अभी इस सवाल में नहीं किया। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पेपर सिनेरियो में। क्या कह रहा है हमसे जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं यूजिंग SVA। व्हाट इज SVA? कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकता है? ये कुछ साल पहले भी आया हुआ है। SVA आई थिंक 2023 में आया, कब आया उसमें ये वर्ड यूज हुआ हुआ है। SVA, नथिंग सीरियस। ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ भाई। हाँ, वो मुश्किल बात नहीं हो रही है। SVA का फुल फॉर्म है, जिन्होंने पार्टिसिपेट्स किए उनको पता होना चाहिए था। शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस, शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस, SVA। ठीक है जी। शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही का, वेरी गुड बिलाल रशीद, कि हम नॉर्मली जो देखा गया फ्री कैश फ्लोज की बेसिस पे शेयर होल्डर के वैल्यू। अच्छा, मुझे एक बात बताएं और आसान करते हैं। जो हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं दो तरह की मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू कंपनी और मार्केट वैल्यू इक्विटी। क्या लग रहा है, शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस में SVA में वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी या वैल्यू ऑफ कंपनी आएगी? जवाब दें, आपको पता है फर्क होता है। वैल्यू ऑफ कंपनी में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस किया जाता है, तब जाके वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। तो ये बताइए, SVA का ताल्लुक क्या लग रहा है नाम से? जिन्होंने फर्स्ट टाइम नाम सुना, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। आप वैसे गैस कर लेना, कोई मसला थोड़ी, गलत जवाब देने में पैसे थोड़ी कटेंगे आपके। बिल्कुल सही का बिलाल रशीद ने, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें माशाल्लाह, काफी सारे लोग पार्ट आए हुए हैं लाइव में। कि शेयर होल्डर का ताल्लुक जो है टोटल वैल्यू से नहीं है, डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है उससे है। ठीक कह रहे हैं अमन, आप भी सही है जी। अच्छा, इसका मतलब है मार्केट वैल्यू इक्विटी निकालनी है, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है। पी मेथड होता है जिसमें लिस्टेड अनलिस्टेड का चक्कर होता है, और बाकी टेक्निक्स में हम लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई ज्यादा चक्कर नहीं होता। बहरहाल हमने लिख दिया प्राइवेट और लिस्टेड, क्योंकि हमें नहीं पता आगे जाके कौन सी टेक्निक पे बात करेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट बी में कह रहे हैं सजेस्ट सुटेबल टर्म्स फॉर एज्यूमिंग 30% प्रीमियम ऑन SVAs ऑफर्ड। अगर कोई प्रीमियम ऑफर हो रहा है 30%, तो फिर सुटेबल टर्म बता दें। शेयर एक्सचेंज रेशियो एक चीज होती है, वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, सवाल कंटिन्यू करेंगे, सवाल हमने अभी शुरू ही किए। आगे कह रहे हैं इनिशियल डिस्कशन सजेस्ट दैट बोर्ड ऑफ अल्फा टाइन आर रिसेप्टिव टू एन ऑफर प्रोवाइडेड द वैल्यूएशन फॉर शेयर होल्डर इज एक्सेप्टेबल। FH होल्डिंग स्ट्रेटजी हैज ऑलवेज बीन टू ऑफर अ शेयर फॉर एक्सचेंज, share for share exchange that values the target at a premium of 30% over the shareholder value analysis, यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन ऑफ द टारगेट कंपनी।
अच्छा जी, चलें, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। ऑफर प्राइस क्या होगी? ऑफर होगी थ्रू शेयर्स, शेयर एक्सचेंज रेशियो होगा। ठीक है, वो हम बाकी आगे देख लेंगे। अच्छा, ऑफर वैल्यू कितनी होगी? ऑफर वैल्यू ये होगी, जो भी उनकी वैल्यू बन रहेगी, 30% प्रीमियम, 30% प्रीमियम ऑन वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है जी। अच्छा, और आगे चलते हैं। और हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं, और द बोर्ड कंसिडर बिजनेस रिस्क ऑफ अल्फा टाइम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ एफएच होल्डिंग, हाउएवर अल्फा टाइम गियरिंग इज हायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोनों का बिजनेस रिस्क सेम है। बिजनेस रिस्क सेम फॉर बोथ कंपनीज, बट 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 गियरिंग इज हायर अल्फा टाइम की, बट फाइनेंशियल रिस्क इज डिफरेंट। अच्छा, अगर मुझे बताएं, अगर फाइनेंशियल रिस्क चेंज होता है, अगर बिजनेस रिस्क चेंज होता है, तो हम क्या एसेट बीटा को गेम में लाते हैं? येस और नो? ये चले आसान करें, बिजनेस रिस्क चेंज होता है तो क्या इक्विटी बीटा चेंज होता है? इक्विटी बीटा चेंज होता है, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल चेंज होता है, बट क्या गियरिंग चेंज होने से भी इक्विटी बीटा चेंज होता है क्या? जवाब दीजिए। क्या गियरिंग चेंज होने से इक्विटी बीटा चेंज होता है, हाँ या ना? जवाब दीजिए। गियरिंग चेंज होने से क्या इक्विटी बीटा चेंज होता है, हाँ या ना? ये एग्जामिनर कमेंट्स में लिखा था, बच्चों ने गलत कर दिया इस बात पे। नहीं यार, ऐसा नहीं, गलत कह रहे हो आप लोग। जिन्होंने जवाब दिया अभी तक गलत दिया है। और बताएं, और बाकी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइव सेशन में, बताइए जरा क्या लगता है भाई। गियरिंग आपको याद आ रहा है? मैंने कहा था इक्विटी बीटा में दो रिस्क होते हैं। अल्लाह, चलो रिवीजन भी हो रहा है। इक्विटी बीटा में दो रिस्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बिजनेस रिस्क, जिस जो एसेट बेटा, और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। याद करें, फाइनेंशियल रिस्क भी तो होता है। एक सवाल था GHI के नाम से, आई गेस। नहीं, GHI नहीं था, कुछ और था, जिसमें सिर्फ गियरिंग चेंज हो रही थी तो एसेट बीटा चेंज हो रहा, इक्विटी बीटा चेंज हो रहा था। क्योंकि देखें, गियरिंग बढ़ती है तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है तो इक्विटी बीटा भी बढ़ना चाहिए ना। गियरिंग कम होती है, शेयर होल्डर का रिस्क कम होता है, शेयर होल्डर का रिस्क कम होगा तो इक्विटी बीटा भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि इक्विटी बीटा रिस्क बताता है। फाइनेंशियल, आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये सिस्टमैटिक रिस्क बताता है इक्विटी बीटा। याद आ रही है पुरानी बातें? तो इसका मतलब हमें इक्विटी बीटा चेंज करना होगा, इक्विटी बीटा सेम नहीं रह सकता। ठीक है, बिजनेस रिस्क सिमिलर है, मगर गेयरिंग रिस्क चेंज होने की वजह से इक्विटी बीटा को गेम में आना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे का कह रहे हैं, ऑयल फर्टाइन इज 3000 मिलियन डेट इज सिक्योर्ड ऑन नॉन करंट एसेट विद इन द बिजनेस एंड इज कंसीडर्ड टू बी ऑफ सिमिलर रिस्क टू एफएच होल्डिंग ओन डेट। ठीक है जी। डेट ऑफ कितनी है? अल्फा टाइम, टारगेट कंपनी की डेट है हमारे पास, कितनी है जी? 3000 मिलियन है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है वैल्यूएशन करते हुए हमें इनको देखना होगा। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, अल्फा टाइम गेनिंग हैज एस्टिमेटेड टू बी डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। अल्फा टाइम की गेनिंग 25% है। ठीक है जी, ये अगेन इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है ताकि कोई गलती ना हो। पेपर में थोड़ा टाइम लगेगा इससे, मगर गलती का चांस इंशाल्लाह कम हो जाएगा। 25% का मतलब मुझे बता दें कितना डेट है और कितना इक्विटी है, कितना डी है और कितना ई है। बता सकते हैं? कितना डी है कितना ई है, जल्दी बताएं। 25% डेट है टोटल में से। टोटल में से क्या इक्विटी 100 है? नहीं, इक्विटी 100 है, नहीं है। पूरा डेट प्लस इक्विटी 100 है। पूरा डेट प्लस इक्विटी 100 है। इक्विटी खाली 100 नहीं। अगर ये डेट अपॉन इक्विटी होता तो इसका मतलब होता है कि डेट 25 है और इक्विटी 100 है। मगर अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है इक्विटी 75 है, क्योंकि नीचे लिखा है बेस जो है वो टोटल है। टोटल 100 में से 25 डेट है। टोटल में से 25 डेट है, तो 75% इक्विटी होगा। कहने को आसान बात है, मगर एग्जामिनर कमेंट्स में लिखा है कि लोगों ने इसको गलत कर दिया। आपने गलत नहीं करना। ठीक है जी। अल्फा टाइम टारगेट है भाई, और एफ एच होल्डिंग का आपको दिया हुआ है कितना? 20% दिया हुआ है उसी के बाद ही। ठीक है, 20% का मतलब हो गया कि डी बोले तो हमारा 20 है, और ई बोले तो 80। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे चलिए जी, फरमाएं क्या कह रहे हैं हमसे? आगे हमसे कह रहे हैं, वैसे यार ये बुक वैल्यू पे दिया हुआ है, मगर क्या करें। अच्छा, आगे सो यू हैव टू आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड टू यूज इन एसवीए एंड देन टू यूज दिस टू कैलकुलेट एन ऑफर प्राइस एंड सुटेबल टर्म्स फॉर अल्फा टाइम। लॉजिकल बात है, जब तक मेरे पास रिलेटिव वैल्यू नहीं आएगी, जब तक मेरे पास वैल्यू इक्विटी नहीं आएगी, मैं ये प्रीमियम लगा के ऑफर वैल्यू नहीं निकाल सकता। ऑफर वैल्यू उसके बाद निकलेगी। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे सवाल की।
ये आपके कॉन्सेप्ट को हिलाने के लिए, आग लगाने के लिए ना, कॉन्सेप्ट को काफी है। कॉन्सेप्ट को तहस नहस तितर बितर करने के लिए, बॉम्बार्ड करने के लिए काफी। द डिस्काउंट रेट शुड रिफ्लेक्ट अल्फा टाइम करंट गियरिंग रेशियो। ये लाइन मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है, मगर मैं कॉपी नहीं कर सकता, मगर इस बात को लिखना होगा। द डिस्काउंट रेट शुड रिफ्लेक्ट अल्फा टाइम। इस लाइन का मतलब बता दें मुझे, करंट गियरिंग। आप मुझे एक बात बताएं, हम डिस्काउंट फैक्टर जब भी कैलकुलेशन करते हैं, टारगेट का यूज करते हैं या एक्वायरर का यूज करते हैं? ये बात आपको अच्छे से पता है। हम जब डिस्काउंटिंग करते हैं फ्री कैश फ्लो टेक्निक में, जो डिस्काउंट फैक्टर एक्वायरर का होता है या टारगेट का होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। यार टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, चैट में थ्रू बता दो। डिस्काउंट फैक्टर टारगेट का होता है, एक्वायरर का होता है। वेरी गुड नामीन, सही कह रहे हैं। और बताएं बाकी लोग, शाबाश। हाँ सही है। और लोग बताएं, शाबाश शाबाश। अरे बाबा आसान है, लॉजिक है। पैसा किसका लग रहा होता है? जिसका पैसा लग रहा होता है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसका जो है ना रिकर करना चाहिए ना। जिसका पैसा लग रहा है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना। किसका पैसा लग रहा होता है? एक्वायरर का। तो हम एक्वायरर का यूज करते रहे। शाहरुखान सही कह रहे हैं, बिलाल सही कह रहे हैं, बिलाल राशिद सही कह रहे हैं। मगर यहाँ पे इसने एक बात की है कि यार ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोल्ड भी करना पड़ेगा, अंडरलाइन भी करना पड़ेगा, और इटैलिक भी करना पड़ेगा। इस लाइन को याद रखिएगा, इसकी ऐसे एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट होगा इस सवाल में। अब देखें, कुछ सवालों में ना हमें सवाल को रिस्पेक्ट देनी होती है, एग्जामिनर को भी रिस्पेक्ट देनी, क्योंकि मार्क्स उतने देने हैं। तो इस लाइन की वजह से कुछ कॉन्सेप्ट आपके हिलेंगे, मगर मैं कहूंगा टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ इस सवाल की हद तक हो, क्योंकि उसने लाइन लिख दी। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो फिर मैं क्या करता, मैं आपको बताया था, आसान है, इतना मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अल्फा टाइम ऑपरेटिंग कैश फ्लो एनुअल सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 इन द ईयर एंडिंग 31 December 2026, इंक्रीजिंग में 5,000 मिलियन इन द नेक्स्ट 2 years, रिफ्लेक्टिंग एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइडेड बाय एफएच। देयर आफ्टर रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय 4%। ठीक है जी, रेवेन्यू जो है वो आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 25,000 रुपीज मिलियन है, और 5,000 का इंक्रीज आ रहा है पर है ना। और बाद में वो कह रहे हैं 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। एंड देन 4% फ्रॉम एयरफोर्स। एयरफोर्स 3 सालों का उसने बता दिया। उसके बाद वो कह रहा है भाई जन 4% बढ़ेगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर करंटली 15%, बट द बोर्ड आर कॉन्फिडेंट दैट दिस कैन बी इंप्रूव इमीडिएटली बाय एन एब्सोल्यूट 5% ड्यू टू अदर सिनर्जी गेन्स। तो आप मुझे बताएं, आपके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब 15% रेलिवेंट है या 20% रेलिवेंट? हाँ, अब कितने परसेंट रेलिवेंट है? जल्दी जवाब दे दें चैट के थ्रू। देखें, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको भी मजा आएगा, मुझे मजा आएगा। जल्दी बता दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 15 हुआ करता था, आज 15% है। मगर बोर्ड को कॉन्फिडेंट है कि जैसे ही हम ये काम करेंगे, जैसे ही ये जो एक्विजिशन होगा, तो हमारा प्रॉफिट इंप्रूव कर जाएगा साइनर्जी की वजह से। साइनर्जी लोगों को पता है क्या होती है। तो बिल्कुल सही है, अब हम 20 पे काम करेंगे धड़ल्ले से। ये नहीं डर के काम नहीं करना है, डर के काम नहीं करना है, धड़ल्ले से काम करना है। हाँ भाई, पढ़ लिया हमने 20। वेरी नाइस वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा रामीन और बिलाल रशीद। सही कह रहे हैं वाजिद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए। अच्छा, नीचे कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज देखें, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज आफ्टर एनुअल टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑफ 100 मिलियन। नहीं, ये तो आसान है, इतना ये इतना बड़ा मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है ना वो 100 मिलियन है। इसके बाद वाली एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस लाइन को मैं चाहूंगा, इस पैराग्राफ को आप खुद से पढ़ो, और जो आपको समझ आ रहा है ना, पहले आप जरा जरा इस पैराग्राफ को, इन इस पैराग्राफ में दो बातें आ रही हैं, इनको खुद से पढ़ो, और आपको जो समझ आ रहा है मुझे कमेंट में टाइप कर दो। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, लाइव सेशन में जो लोग आए हैं उनको एडवांटेज मिलना चाहिए। आपको 2 से 5 मिनट दिए जा रहे हैं, आपने ये 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, और चैट के थ्रू मुझे इन दोनों एडजस्टमेंट का बताना है कि कब से शुरू होगी और कितना आएगा। बस मुझे एक्सप्लेन कर दो एडजस्टमेंट, अगर पेपर में आ जाए, इन दो एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करो। 4 मार्क का सवाल है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अंग्रेजी में लिखना भाई, उर्दू नहीं लिखना, अंग्रेजी में लिखना। मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट, 2 से 5 मिनट दे रहा हूँ, एंड रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करेंगे उनको गुजारिश होगी कि वो रिकॉर्डिंग पॉज करके काम करें, क्योंकि ये दो मेन तहलका बजाने वाली एडजस्टमेंट है। अभी तक कोई मुश्किल चीज नहीं आई है, अब यहाँ से जाके चीजें थोड़ी सी ऐसी आएंगी जो पिटफॉल समझते हैं, गड़ा गड़ा, कि बच्चा पेपर में गिर सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा गिर गया। तो प्लीज इसको जरा पहले खुद से सोचें, फिर मैं बात करता हूँ। 2 से 5 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी जल्दी लिखो चैट में मुझे। चले जी, नताइज का सिलसिला जारी है। जहन नहीं चंदा, उसमें एक चीज़ गलत है, एक चीज़ सही है, और डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नहीं, मैं इसमें तो जहन आपने सही ना पढ़ा नहीं है, इसको गौर से पढ़ें। बिलाल रशीद ने जो बात की है वो इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल सही की है, वेरी नाइस। वर्किंग कैपिटल की बात आपने अभी तक जो की है बिल्कुल सही की है, मगर वर्किंग कैपिटल का आगे सालों में क्या होगा, इस पर और रोशनी डालें, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। और अमीन, आपने जो बात की है वो मैं कहूँगा नहीं, मुनासिब नहीं है, कुछ गड़बड़ है। वो तो सही है, 4% लेंगे वो सही है, मगर 4% हम किस ईयर में लेंगे ये इंपॉर्टेंट है।
कौन से ईयर में लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ठीक है। अब मैं जरा आता हूँ असल पॉइंट पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ लोगों का रिजल्ट खराब हुआ। देयर विल बी सम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years आफ्टर एक्विजिशन। पहले तो मुझे बता दो इस लाइन का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कब होगा? आफ्टर एक्विजिशन, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। इसका मतलब हुआ कि ये एक्सपेंडिचर सिर्फ 1 साल के लिए नहीं हो रहा है, ये 3 years लिखा हुआ है, 3 साल लिखा हुआ है। हमारे ध्यान में ये आता है कि नॉन करंट एसेट की इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार होनी चाहिए ना, मगर यहां पे कहानी में है ट्विस्ट। दिस विल कॉम्प्राइज एनुअल एक्सपेंडिचर। सेकेंड हिंट। पहली हिंट थी कि 3 सालों तक होगा आफ्टर इक्विजिशन के बाद। फिर दूसरी हिंट आई कि एनुअलाइज्ड होगा, यानी कि हर साल होगा, ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट एट 4% ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रेवेन्यू। गुल्लक याद आ रहा है? गुल्लक। मैंने एक वर्ड बताया था आपको नॉर्मल क्लासेस में, फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हुए गुल्लक माइनस होता था, याद करें। कैश पुट असाइड फॉर कैश एसेट रिप्लेसमेंट, कैश पुट असाइड फॉर कैपिटल री इन्वेस्टमेंट, दिस इज गुल्लक। और गुल्लक हर साल आता था या एक बार आता था, बस मुझे ये बता दीजिए। गुल्लक का एक्सपेंस जो आउटफ्लो होता था, एक्सपेंस नहीं कहना चाहिए, वो कुछ हमारे सवाल ऐसे थे इसमें हर साल आता था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो कैपेक्स होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो होगा फॉर 3 years। पहली बात, ईच ईयर लिखा हुआ है, एनुअल लिखा हुआ है। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम नहीं होगा मोहम्मद जैन, क्योंकि एनुअल लिखा हुआ है पहली बात। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट 3 years लिखा हुआ है कि तीनों सालों में होगा। और ये कब से स्टार्ट होगा? ईयर 0 से स्टार्ट होगा या ईयर 1 से? ये भी बड़ा मजेदार पॉइंट है। अभी देखने को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट तो ईयर 0 पे होती है यार। ये देखो, रनिंग बिजनेस है। अब मेरी बात को समझना, ये रनिंग बिजनेस है। ये कोई प्लांट नहीं खरीदा हमने, ये कोई फैक्ट्री नहीं लगाई हमने। बिल्कुल। आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। तो इसका मतलब है ये ईयर 1 से स्टार्ट होगा, 2 में भी आएगा और 3 में भी आएगा। और कितने परसेंट होगा? 4% होगा ऑफ नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू। वर्किंग मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं ले, पूरा सवाल मैंने ही सोल्व कराना है, सॉफ्टवेयर भी सोल्व कराना है, मगर माइंड बनाना जरूरी है ताकि वर्किंग करते हुए आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं वापस रिपीट करूंगा, 3 साल में इन्वेस्टमेंट, 3 साल में जो है ना इक्विजिशन, 3 साल तक ये खर्चा होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years आफ्टर इक्विजिशन। और देर विल बी सम एनुअल एक्सपेंडिचर, एनुअल मीन सालाना खर्चा होगा ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट एट 4% ऑफ द फॉलोइंग ईयर रेवेन्यू। यानी कि हर साल ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर आएगा, ये खर्चा आएगा, 1 2 3 तीनों सालों में आएगा। और आफ्टर लिखा हुआ है तो इसलिए ईयर 0 में नहीं आएगा। ठीक है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज ईच ईयर बाय 5% ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल जो है उसके बारे में एक और बात लिखी, विच इंक्लूड एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्स पोस्ट एक्विजिशन। वर्किंग कैपिटल के बारे में मुझे आप बता दें, क्या ये ईयर 1 से स्टार्ट होगा या ये ईयर 0 से स्टार्ट होगा? क्विकली क्विकली बता दें यार। कैपेक्स के बारे में तो उसने कहा था आफ्टर इक्विजिशन और हमने ईयर 1 से स्टार्ट किया। प्लीज पार्टिसिपेट करो यार, आप लोग, मजा नहीं आएगा। देखो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। बिलाल रशीद ने बहुत प्यारी बात की, मोहम्मद जैन ने बिल्कुल सही बात की, फरूक खान यू आर राइट, रामीन नो, मैं कहता हूँ सोच लीजिए रामीन। और बाकी लोग जो चैट में माशाल्लाह लाइव में आए हुए, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल सही कहा, ये स्टार्ट होगा ईयर 0 से, क्योंकि उसने कह दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। दूसरी निशानी फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्स। भाई, पहले साल की सेल के लिए पहले से वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ना। पहले साल की सेल हो गई, साल गुजर गया, 31 दिसंबर आ गया, अब मैं वर्किंग कैपिटल रख के क्या करूंगा? तो यहां पे हमें ईयर 0 से स्टार्ट करना है, ईयर 0 till 3। ठीक है। और कितने परसेंट करना है? अच्छा, अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफ नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू, ये तो सही है। अब एक लास्ट बात मुझे बता दो, ये वर्किंग कैपिटल में हम, मुझे बताओ, वर्किंग कैपिटल का बैलेंस आता है कैश फ्लो में या डिफरेंस आता है? वर्किंग कैपिटल का बैलेंस आता है या वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आता है? याद करो पुरानी बातें, देखो यार प्लीज। मैं, मेरा काम सिर्फ सोल्यूशन बनाना नहीं, सोल्यूशन तो मैं बना दूंगा। 5 मिनट, 5 मिनट तो नहीं, खैर 15 20 मिनट में बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है ना, मुझे ये बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। डिफरेंशियल आता है या टोटल आता है? डिफरेंस, वेरी गुड। वली का लिमिटेड में डिफरेंस लिया था, बिल्कुल सही है। टोटल नहीं आता, डिफरेंशियल आता है। एमन सही कह रहे हैं, मोहम्मद जैन सही कह रहे हैं, बैलेंस एंड देन डिफरेंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शाहरुहान सही कह रहे हैं, मोहम्मद जैन, बिलाल रशीद यू आर राइट, बिल्कुल सही है। फारूक खान बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा सुनिएगा प्लीज मेरी बात को। ये जो 5% इसने बताया हुआ है, ये डिफरेंस बताया हुआ है या बैलेंस बताया हुआ है?
देखो ये लाइन गौर से पढ़ने की है यार, ये मैं बताऊं इस सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ रीडिंग मिस्टेक्स हुई है बच्चों से। सवाल में गड़बड़ नहीं थी, रीडिंग में मिस्टेक हुई है, जब भी 15% बच्चा पास हुआ है खाली इसमें। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज ईच ईयर बाय 5%। ये 5% जो है बैलेंस पे लेके जा रहा है, या ये इंक्रीमेंटल है या ये डिफरेंशियल है? इस लाइन से क्या लग रहा है, इस लाइन से लग रहा है वर्किंग कैपिटल इतने से बढ़ेगा। उर्दू तर्जुमा समझ रहे? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज टू नहीं लिखा हुआ, इंक्रीज टू नहीं बोला, यहां तक का नहीं लिखा हुआ, इतने से। इसका मतलब ये 5% आज ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल ही दे दिया है, हमें जहमत करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में क्या होता था, आओ देख लो। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में ये होता था कि हम पहले वर्किंग कैपिटल का बैलेंस लिखते थे, याद करो। मेरे को, मैं ये सारी बातें अभी शुरू में इसलिए कर रहा हूं, मैं फिर आगे जब सॉल्यूशन सॉल्व कराऊंगा तो वहां मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको ये सारी बातें याद आ रही होंगी। हम पहले वर्किंग कैपिटल का बैलेंस लिखते थे, अगर आपको याद हो, ऐसा ही है। वर्किंग कैपिटल बैलेंस में हम लिखते थे फॉर एग्जांपल 1000, फिर हम लिखते थे 1100, फिर हम लिखते थे 1200, फिर हम लिखते थे 1300। फिर हम करते क्या थे, पहले साल तो 1000 ले लिया करते थे, अगले साल हम लेते थे 1100, 100, फिर हम लेते थे अगेन 100, फिर हम लेते थे अगेन 100। याद करो, हम कह रहे थे ये असल कैश फ्लो है, ये असल में बैलेंस है। फिर हम कहते थे नहीं ये बैलेंस नहीं जाएगा, कैश फ्लो में जाएगा, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। किसी को ये कहानी याद आ रही है? किसी को ये कहानी याद है? जितने से वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, उतने से आता है। जवाब तो दे दो मुझे चंदा। अब यहां पे देखो इसने क्या बोला कि इंक्रीज बाय 5%, इसका मतलब आज जो 5% का फिगर है वो ये फिगर है, वो ये फिगर है, वो ये वाली फिगर नहीं है, वो ये वाली फिगर नहीं है, वो ये वाली फिगर है। ये समझ आ रहा है? वो उर्दू वाला ये नहीं है, उर्दू वाला ये समझ लो, चलो खैर। आर यू क्लियर? देखो मैं, मेरा मकसद आज आपका सवाल सही कराना नहीं है, सवाल तो सही हो जाएगा, वो तो सोल्यूशन देख के भी कर लोगे। अप्रोच क्या होनी चाहिए, पेपर में पकड़ना कैसे है, रीडिंग कितनी तगड़ी, जिसकी रीडिंग तगड़ी है ना वो इस तरह के सवाल में छा जाएगा, छा जाएगा। अब आपको मेरी बात अभी तक समझ आ रही है सवाल की? क्लियर हो गई बात कि ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल फिगर है, ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल फिगर है, इसमें अब आपको मजीद जहमत करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, ये वाली फिगर आपको गिवन है। इज दिस फाइन? आर वी क्लियर? आगे बढ़ जाएं? ठीक हो गया? चलो, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं आफ्टर, अच्छा वर्किंग कैपिटल ईयर जीरो से स्टार्ट करना मजबूरी है, इसमें लिख दिया है। कैपेक्स के बारे में नहीं लिखा था, ईयर जीरो से स्टार्ट करो, उसने आफ्टर का वर्ड यूज किया था तो मैंने आफ्टर के वर्ड पे चला गया। अच्छा, आफ्टर द अबव मेंशन्ड इन्वेस्टमेंट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस सच दैट द फ्री कैश फ्लो आर प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज बाय जस्ट 2% पर ईयर फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। अब ये भी एग्जामिनर ने बोला बच्चों ने गलती की है। मुझे बता दो ग्रोथ रेट जो लगेगी, टर्मिनल वैल्यू जो कैलकुलेट होगी, टर्मिनल वैल्यू का वर्ड आपको पता है, लेकिन ना मुझे किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। टर्मिनल वैल्यू में जो ग्रोथ रेट आएगा वो कितना आएगा, वो जल्दी से बता दो, ग्रोथ रेट कितना आएगा? वो 2% आएगा या 4% आएगा? ऊपर 4% था कि रेवेन्यू 4% से बढ़ेगा, और नीचे कह रहे 2% आएगा। आपने अपने कैश फ्लोज में 2% लेना है या 4% लेना है? जवाब दीजिए जल्दी से यार प्लीज, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, भी सॉल्व भी करना है। अभी तो सिर्फ सोल्यूशन चल रहा है, ओ रीडिंग चल रही है। वेरी नाइस। कितना परसेंट ग्रोथ लेना है चंदा, ये तो बता दो। वेरी गुड, 2%। एग्जामिनर ने कहा कुछ बच्चों ने गलती से जो है 4% ले लिया, प्रेशर में आके, पता नहीं रेवेन्यू का ग्रोथ लगा दिया, ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं शाहरुख, सही कह रहे हैं जैन। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एफएच होल्डिंग, इक्विटी बीटा, डेट, डेट बीटा। ओ माय गॉड, वैक का भी टच है भाई, फ्लेवर है, डेट बीटा बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होगा। नंबर ऑफ शेयर बता दिए, शेयर प्राइस बता दी, रिस्क फ्री रेट बता दिया, मार्केट रेट बता दिया, इसका मतलब है क्या सीएपीएम लगने का है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता दिया, फ्री कैश फ्लो मेथड नजर आ रहा है, यूजिंग एसवीए कैलकुलेटर द वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी। चलो जी, गेम स्टार्ट करने का टाइम आ गया। ठीक है जी, गेम स्टार्ट करने का टाइम आ गया, जल्दी जल्दी बता दें क्या क्या कैश फ्लो होनी चाहिए। यहां तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ जी, आपको बात समझ आ रही है? ठीक है जी, अब मैं जरा सॉल्व करने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया, 3 हो गया, ठीक है, 4 पे आ गए ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वो कर दूँ, क्रॉप श्रॉप कर देते हैं, अनवांटेड फिगर हटा देते हैं, अनवांटेड एरिया हटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, अच्छा चले, यहाँ तक हमने कर दिया। अब जल्दी जल्दी आ जाए, क्या बात हो रही है हमारी? चलेंगे, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट से नहीं स्टार्ट करते, रेवेन्यू से स्टार्ट करना होगा, रेवेन्यू से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है।
इसको यार ऐसे कर लेते हैं अभी। रेवेन्यू, ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। वैसे तो ईयर फोर में ग्रोथ लग रही है, मगर रख लें यार, इसी वजह से काम चलेगा। अच्छा, रेवेन्यू कितना कितना है, रेवेन्यू कितना बताया था उसने, 25,000 बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 25,000 5,000 से बढ़ रहा है। 5,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, कॉमन वगैरह का कर लेंगे। तो इसके बाद उसने कहा था ग्रोथ लगेगी 2%, 4%। 4% ना, ये लिखा हुआ कि रेवेन्यू 4% से ग्रो करेगा, ये बराबर में लिखा हुआ। ये लिखा 4% 4 ईयर। ठीक है, ईयर फोर का रेवेन्यू किसी वजह से लिख रहा हूँ मैं, वैसे जरूरत नहीं थी मगर लिख लेते हैं। अच्छा, अब रेवेन्यू का कोई काम नहीं है, क्योंकि उसने रेवेन्यू पे क्या बता दिया, प्रॉफिट बता दिया डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रॉफिट बता दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट बताया, 20%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20%, तो रेवेन्यू की हमें जरूरत नहीं है इन इन एज सच। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे। असल कैश फ्लो हमारा यहाँ से शुरू होगा। मिलियन में बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है भाई? 0.2। 3 सालों तक ये लेना है, उसके आगे फिर उसने कहा है कि वो ग्रोथ लगेगी, वो हम देख लेंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अब क्या करें, फॉरन ही फॉरन ही इस पर टैक्स लगा दें। टैक्स 29% है। ये बिफोर टैक्स है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है बिफोर टैक्स। जल्दी जल्दी बताएं, क्या करें, टैक्स लगा दें? नहीं, टैक्स नहीं लगेगा। ये लग जाएगा, जल्दी बताएं। टैक्स लगा दूं, ये डेप्रिसिएशन माइनस करूं इसमें से? डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है या करनी है? अरे भाई, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, करनी है, जल्दी जल्दी बताओ। गेम खत्म करनी है भाई। डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, लिखा हुआ ना, आफ्टर एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ 100 मिलियन। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, तो डायरेक्ट टैक्स लगा दो। चलो जी, 29% टैक्स लगा लेते हैं। 1450 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करें? फौरन ही जैसी टैक्स आता है, फौरन क्या करते हैं, फौरन बगैर टाइम जाया किए, बगैर टाइम जाया किए, यही डायलॉग मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ। फौरन बगैर टाइम जाया किए क्या कर दो, ऐड बैक कर दो डेप्रिसिएशन को। याद आ रही है बात भाई? मुश्किल बात तो नहीं है। एक मिनट, ये सही है ना भाई? डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी। अब क्या करें? वेरी नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी जल्दी बता दें। अब वो इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जो कैपेक्स होता है, नॉन करंट एसेट्स, जिसे गुल्लक कहते हैं। कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, आसान करें बात को। रेवेन्यू का कितने परसेंट कह रहा है? अच्छा, कौन से रेवेन्यू पे 4% लगाएंगे, मुझे ये बता दें। ईयर जीरो पे कुछ नहीं आएगा, इसने मना कर दिया, आफ्टर बोला हुआ है, तो ईयर जीरो पे कुछ नहीं आएगा। ईयर वन में कौन से रेवेन्यू का 4% लगाएंगे, मुझे बता दें। 25,000 का 4% लगाऊं या 30,000 का 4% लगाऊं, जल्दी बताएं चैट के थ्रू। 25,000 का 4% लगाऊं या 30,000 का 4% लगाऊं? ईयर जीरो पे होता तो मैं ईयर वन वाला इस्तेमाल कर लेता। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नई शाहरुहान चंदा नेक्स्ट लिखा है, वाजिद सही कह रहे हैं, राव शर्जील जाकिर सही कह रहे हैं, रामीन सही कह रहे हैं, एमन सही कह रहे हैं, मोहम्मद जैन सही कह रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाई अलर्ट रहना पड़ेगा, जैसे जंग में हाई अलर्ट होते हैं ना, ये पेपर हमारी जंग है एक तरह की। ठीक है ना, हम डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है जंग के, ऑब्वियसली है, अल्लाह मतलब बचाए। मगर एक बात करो कि भैया, अच्छा माइनस में लिखना पड़ेगा ना, कैपेक्स है भाई। अल्लाह माफ कर दे यार, बस हालात सही करे अल्लाह ताला बस। जी, आगे चले। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ले लो भाई। ये वर्किंग कैपिटल वगैरह बाद में आता है ना, कैपेक्स वगैरह के बाद आता है। वर्किंग कैपिटल में क्या सीन है, वर्किंग कैपिटल ईयर जीरो से आएगा, मगर ये कौन सी सेल पे आएगा, माइनस में लिखेंगे। कौन सी सेल पे आएगा, 25,000 पे आ जाएगा, क्योंकि ईयर जीरो पे स्टार्ट करना है, 5% कह रहा है वो। तो कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं 5% भाई।
ठीक है भैया। ये आ गया। अच्छा, ये इंक्रीमेंटल है, इजाफी है, एक्स्ट्रा है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सम लगा रहे हैं इस पे भाई। ऑल प्लस भी आ गया मैंने सुना है। ऑल प्लस लग नहीं रहा, सम लग रहा है भाई। तो सम लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गए नेट कैश फ्लोस। अच्छा, अब यार एक काम तो हमने किया ही नहीं, ओ माय गॉड। सर 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 सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ओ सर, डिस्काउंटिंग कैसे होगी? डिस्काउंट फैक्टर तो ही नहीं भाई। डिस्काउंट फैक्टर कहाँ गया? डिस्काउंट फैक्टर ढूंढ लेते हैं। रिस्क फ्री रेट 4.3, मार्केट रेट 14.6, इक्विटी बीटा 1.2। के ही आ जाएगा, के ही पे डिस्काउंट कर लेते हैं। के ही पे भी तो डिस्काउंट कर सकते हैं। हाँ, के ही पे डिस्काउंट नहीं कर सकते का? अरे भाई जवाब दो। का हम के ही पे डिस्काउंट कर लें? नॉर्मली कैश फ्लो टेक्निक में हम डिस्काउंटिंग किस पे करते हैं? फ्री कैश फ्लोज के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो कौन होता है? फ्री कैश फ्लोज के लिए डिस्काउंट फैक्टर कौन होता है? फ्री कैश फ्लोज के लिए डिस्काउंट फैक्टर कौन होता है? के ही नहीं होता है भाई। वेक होता है, वेक। वीक होता है, जब भी तो डेट माइनस करेंगे तो वैल्यू इक्विटी आएगी। ठीक है ठीक है, फ्री कैश फ्लो इक्विटी में क्या ही होता है, फ्री कैश फ्लो इक्विटी में क्या ही होता है, मगर हमें पता है हमें पहली प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? हमें पहली प्रायोरिटी वैक को देनी चाहिए, वैक को देनी चाहिए। तो डिस्काउंट रेट का है भाई, डिस्काउंट रेट के ही। अच्छा, के ही निकल सकता है, के ही दिखने को लग रहा है निकल सकता है, मगर इतना सिंपल नहीं है भाई। वेक नॉट गिवन। अच्छा, अब यार एक नोट सुन लो, कोई बात नहीं, डिस्काउंट फैक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात। प्रेजेंट वैल्यू, ये इसको स्ट्रक्चर को, ढांचे को ऐसे ही रखो भाई। प्रेजेंट डिस्काउंट फैक्टर पहले का तो वन ही होगा ना भाई। पहले ढांचा बना के रख लेते हैं। ठीक है भाई। चलो, इसको अभी देखते हैं डिस्काउंट फैक्टर को, और कुछ रह गया? टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? कोई बात नहीं, टर्मिनल वैल्यू की भी कहानी लिख दो ना। टर्मिनल वैल्यू की कहानी क्या थी? टर्मिनल वैल्यू के लिए क्या करते हैं? ये वो होता ना फॉर्मूला, पी नॉट इज इक्वल टू डी1 अपॉन के माइनस जी। याद आ रहा है किसी को भाई? तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना, क्या हो जाता है? हाँ, बताओ जरा। ये फॉर्मूला हो जाता है फ्री कैश फ्लो इन ईयर वन। फ्री कैश फ्लो हो, प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो इन ईयर वन अपॉन वैक माइनस जी। के ही माइनस जी की जगह कौन आ जाता है? ऐसा ही होता है भाई। गलत बात तो नहीं कर रहे हम आपसे? जवाब दो। इसमें ग्रोथ रेट है ना भाई 2% की। तो हम जरा स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं, ढांचा बना के रख लेते हैं। वैक आएगा तो पुट इन कर देंगे, प्लग इन कर देंगे, खैर हो गई। तो वेग हमें को नहीं पता। अच्छा, एक बात और भी है भाई, क्या हमें ग्रोथ रेट पता है? ग्रोथ रेट पता है, 0.02 है। अच्छा, फ्री कैश फ्लो कौन से वाले यूज होंगे? मार्केट वैल्यू कब की निकालनी है? मार्केट वैल्यू एट ईयर जीरो चाहिए होती है, तो फ्री कैश फ्लो ईयर वन के इस्तेमाल होते हैं। मगर हमारे पास जो ग्रोथ लग रही है वो कब से लग रही है? ये तो जवाब दो, जवाब दो भाई हमारे को। हमारे पास आज ग्रोथ कितना है, कब से लग रहा है भाई? हाँ, ईयर वन से तो नहीं लग रहा ना ग्रोथ। ईयर टू से भी नहीं लग रहा ग्रोथ। ईयर थ्री से भी नहीं लग रहा ग्रोथ। वो तो इसने कहा है बाद में लगेगा ग्रोथ, 2% का लगेगा। वो कब से लगेगा? ईयर फोर से लगेगा ना भाई। 1 2 3 का नेट कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो तो अवेलेबल है ना यार। नहीं समझे बात को? फ्री कैश फ्लो हमारे पास ईयर 0 1 2 3 का तो है ना, हमारे पास कहाँ का नहीं है भाई? हमारे पास ईयर फोर का नहीं है। तो क्या करें? क्या करें? इसको ईयर फोर कर दीजिए। तो मार्केट वैल्यू फिर ईयर जीरो पे नहीं आएगी, मार्केट वैल्यू पे कौन से ईयर पे आएगी? जल्दी जल्दी बता दो यार। काम खत्म करना है यार, जल्दी जल्दी। मार्केट वैल्यू आएगी ईयर, इसको फिर डैश कुछ और भी लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। कौन से साल में इस मार्केट वैल्यू आएगी यार? जवाब दे दो।
एयर थ्री या एयर फोर? अगर चौथे साल की फैक्टर लोगे, वेरी नाइस वेरी नाइस। जैन, शाहरुखान, नहीं वाजिद नहीं, चंदा नहीं, जैन ने सही कहा, शाहरुखान ने सही कहा है, एमन ने सही कहा, बिलाल रशीद ने कहा सही कहा, राव शर्जील ने सही कहा, बिलाल रशीद बिल्कुल सही कहा। वाजिद चंदा एयर फोर पे नहीं आएगी ना, फिर एक साल पहले की आती ना चंदा, याद करो एक साल पहले की शाहीन आफरीदी लिमिटेड, शाहीन आफरीदी उस्मान शिनवारी लिमिटेड, ये सारे सवाल हमने किए क्लास में। इसको कितने साल पे डिस्काउंट करेंगे? 3 साल पे डिस्काउंट करेंगे, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास रुक गए, हमारे पास प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये आ गया है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गया है कि हमारे पास चीजें सब कुछ मौजूद है, हमारे पास चीजें सब कुछ मौजूद है। फ्री कैश फ्लो एयर फोर का मौजूद है, कितना होगा? एयर थ्री का कैश फ्लो ले लो 1794, 1794 कैश फ्लो ले लो भाई। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.02 से, सही है ना? और डिवाइड बाय वेक नहीं है हमारे पास यार, वेक नहीं है, वेक नहीं है, हम बस सब कुछ हो गया मगर वेक नहीं है यार। अब वेक नहीं है, इस वजह से हम क्या हो गए, परेशान हो गए वेक ना होने की वजह से। तो केयर को बात नहीं, वेक आएगा तो हम कर लेंगे काम। एग्री करते हैं? ठीक है ना, क्लियर है यहां तक बात हमें भाई? अब असल गेम है वैक की। अभी तक देखा जाए तो मैंने सवाल रोका नहीं है, मैंने स्ट्रक्चर बना के रख लिया, ढांचा बना के रख लिया है। मैंने 3 सालों का काम भी कर लिया है, आगे के सालों का भी काम कर लिया है। कैश फ्लो निमट चुके हैं मेरे, टर्मिनल वैल्यू निमट चुकी है मेरी, बस सिर्फ वैक डलना बाकी है। यहां तक क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं। पेपर में से अप्रोच से जा सकते हो ना, जो मिल रहा है वो तो लो ना यार, मार्क्स क्यों छोड़ने का है? अच्छा अब वैक पे आ जाओ। वैक के इंग्रेडिएंट बता दो क्या होते हैं भाई? कंप्यूटेशन ऑफ वैक। वैक के इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको पता है, जब वैक आता है तो मैं क्या कहता हूँ, वैक के कितने इंग्रेडिएंट होते हैं? 4 होते हैं या 6 होते हैं? कभी यहाँ कितने इंग्रेडिएंट होंगे? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बिलाल रशीद बिलाल रशीद कह रहे हैं 2 घंटे 44 मिनट रहते हैं, मतलब ब्लॉग को देख रहे हैं यार। अभी मैंने 15 मिनट अच्छे खासे मान उठा लिए हैं वैसे, 15-20 मिनट मैंने तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो इस वजह टाइम लग रहा है। सॉरी, इक्विटी डेट, ऐसा ही है भैया, ये सही है। ऐसे ही बनाता था मैं क्लास में भी, कि एन के डी 1 - टी। ठीक है जी, तो वेग आ जाएगा। अच्छा अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, प्लीज यार यहाँ पे आप सीरियस हो जाओ, ये सवाल अपना दूसरे रुख पे चला जाएगा। आसान बातें हमने कर ली, वर्किंग कैपिटल और उसका मसला था वो हमने देख लिया। अब यार प्लीज थोड़ा अगले 15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है भैया? वेरी नाइस बिलाल रशीद, वेरी नाइस राहुल शर्जील, वेरी नाइस मोहम्मद जैन। यार यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब, माशाल्लाह आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हो। बाकी लोग से भी गुजारिश है यार, आप लोग पार्टिसिपेट करो ताकि आप लोगों को भी मजा आए। अच्छा अब यार गेम समझ लो यार, मैं अभी यार इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, बाकी अल्लाह खैर करे, क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा अब यार गेम समझ लो भाई। गेम ये है कि मुझे वैसे इस लाइन की वैसे वैसे मुझे डेट इक्विटी किसका यूज करना चाहिए? एक्वायरर का या टारगेट का? मर्ज एंटिटी का भी यूज कर सकते हैं मगर दो बीटा अवेलेबल नहीं है, एक ही बीटा अवेलेबल है। मर्ज बीटा याद है? एक मर्ज बीटा कौन से होता था? समर 2018, टीटीएल बीटीएल ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड, विंटर 2017 सिटी लिमिटेड, वहां पे हमने ये सारी बातें की हैं। अभी मुझे बताओ कि हमें वैक एक्वायरर का चाहिए या टारगेट का चाहिए? यूजुअली यूजुअली आप लोगों ने मुझे बताया था एक्वायरर का वैक चाहिए होता है, मगर इस लाइन में यहाँ पे एक गड़बड़ है। अच्छा यार ये लाइन जरा पढ़ो गौर से, क्या कह रहा है ये लाइन मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूँ और मैंने ऊपर एक बोल्ड भी करवाई थी। डिस्काउंट रेट शुड रिफ्लेक्ट अल्फा टाइम करंट गियरिंग रेशियो। डिस्काउंट रेट का मतलब है वैक। अब हम वैक पे आ गए, वैक में वो क्या कह रहा है आपसे? वो आपसे इल्तिजा करे, वो आपसे रिक्वेस्ट करे, वो आपको कह रहा है कि आप जब डिस्काउंट रेट निकालो तो उसकी बात मान लो। अल्फा टाइम कौन है? हु इज अल्फा टाइम? अल्फा टाइम इज टारगेट। तो वो कह रहा है भाई अल्फा टाइम के गियरिंग को कंसिडर कर लो। अब इस लाइन की वजह से होगा क्या? वैसे मेरे पास ई और डी दोनों के मौजूद है, वैसे वैसे ये रहे, अल्फा टाइम का भी ई और डी मौजूद है और एफ एच का भी मौजूद है। मगर अब मुझे बताओ मजबूरी के तहत मैं कौन सा ई और डी यूज करूंगा? 25-75 या 20-80? 80-20 मतलब 720-75 या 20-80? कौन सी गियरिंग यूज करूंगा? 25-75 या 20-80? जल्दी जल्दी बता दो यार। देखो ये एक मसला है इस सवाल में। यस, मगर यार नहीं राव शर्जील, देखो देखो राव शर्जील, यू आर राइट, हमें एक्वायरर का यूज करना चाहिए। मगर यार इसने ये लाइन लिख दी ना यार, ये लाइन लिख दी ना। हाँ रामीन सही है, सही कह रहे हैं, बिलाल रशीद सही कह रहे हैं, वेरी नाइस मोहम्मद जैन, वेरी नाइस राव शर्जील, आप समझ गए हो। अब ये पेपर में मुझे पता ही बड़ा बोल्ड डिसीजन था कि आपको यार टीचर ने कुछ सिखाया हुआ है, आप अपने टीचर को बाईपास कर दो। तो यार देखो टीचर को बाईपास यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे एग्जामिनर की नगरी, एग्जामिनर छक्का, एग्जामिनर का गेम चलता है सारा भाई। तो 25-75 जो है ना वो हमें यूज करना पड़ेगा।
क्या करें। ठीक है, तो लो जी, कि वैग के लिए ये तो आधा काम तो हो गया। अच्छा, KD1 - T पहले आसान काम है, पहले वो कर लेते हैं। KD1 - T के लिए आपको यहाँ पे डेट बीटा दिया हुआ है। तो डेट बीटा दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं, फॉर्मूला होता है। ये एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल का सवाल याद है किसी को? सेंटोरस लिमिटेड का 2022 का सवाल है, सेंटोरस। आई थिंक विंटर 22 का सवाल है, बिल्कुल पहले ही सवाल था। आई डोंट नो आप लोगों ने वो अभी तक किया नहीं किया। तो उसमें ही मैं ये कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ मुख्तलिफ बीटास का। तो KD1 - T में निमट जाएगा, हमारे पास RF मौजूद है। ठीक है जी, आरिफ भाई मौजूद है। आरिफ भाई हमारे क्लाइंट हैं, आज उनका मैसेज भी आया था, हमने जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिस्क फ्री रेट कितना था आरिफ भाई का? रिस्क फ्री रेट है आरिफ भाई का 4.3%। ठीक है जी। और बीटा डेट कितना है? क्योंकि डेट रिस्क फ्री नहीं है ना भाई। बीटा डेट का मतलब है रिस्क ऑफ डेट। 1 - T नहीं, सॉरी। ओए फॉर्मूला ही गलत बता दिया है यार। ओए, RA - RF भाई याद करो, ये फॉर्मूला है हाँ। सॉरी गलती हो गई थी, हाँ बिलाल रशीद, यू आर राइट। सॉरी मुझसे गलती हो गई, इट वॉज माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। 1 - T नहीं है, RA - RF है भाई। 14.6 -4.3। चलिए जी, सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है। अब यार इसमें अब आप बोलो सर IRR से क्यों नहीं निकाला, इसका जवाब आप ही दे दो, चलो क्यों नहीं निकाला IRR से? IRR से क्यों नहीं निकाला भाई? कोई जवाब देगा? निकल ही नहीं सकता। अरे बाबा निकल ही नहीं सकता। ट्राई करके देख लो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ट्राई करके देख लो। मैं कैलकुलेटर चला रहा हूँ बीच में, आप ट्राई करते हो, पढ़ो सवाल, कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना भाई, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी। 5.33 आ रहा है, सही है। तो देखो जब एक चीज नहीं है तो दूसरा रूट तो है ना। ठीक है, रिस्क फ्री रेट को KD मान लो, ये क्राइम होता है, ये मुझे शदीद ना पसंद है, ये आपको पता है। तो KD ऐसे आएगा, सॉरी KD1 - T ऐसे नहीं आएगा, KD ऐसे आएगा, सॉरी। 1 - T तो हमें बाद में करना पड़ेगा ना। KD तो मार्केट रेट होता है ना, मार्केट रेट ऑफ डेट। ठीक है। और KD1 - T के लिए क्या करोगे? देखो, एक मिनट, मैं ये नहीं चाहता कि लॉस्ट हो जाओ आप लोग इस चीज में। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हाँ, कि डेट बीटा मीन डेट का रिस्क, डेट रिस्की है तो इसका मतलब है रिस्क फ्री रेट नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर देना पड़ेगा। चलो कितना हुआ बताओ? 3.71, 3.78। डन। ओनली के ही लेफ्ट। यहां तक किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ लो यार, प्लीज। इथे 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 कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। ये कॉपी करना नहीं भूलना पेपर में, इन नीचे से। इक्विटी बेटा इसलिए नहीं लिया, केई में लेंगे ना। जैन अभी केई थोड़ी निकाला है, केई तो गेम बाकी है। 1.2 इक्विटी बीटा नहीं है। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज बीटा निकालना पड़ेगा। बस ये गेम है, सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे निकलेगा सोचो, सोचो। ये अरे फॉर्मूला।
जी। जी भाई, ये सवाल जो फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को, बड़ा फॉर्मूला? अनके रीगे तो होता है, मगर अब ये फॉर्मूला भी तो याद करो। बड़ा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला। टीपीपी पढ़ाते हुए भी मैंने सिखाया था आपको। बस अब ये लगा दो। बीटा एसिड की जगह क्या क्या है आपके पास? प्लग इन कर दो चीजें। एक्सेल की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां यूज करेंगे। बीटा एसिड नहीं पता, बीटा इक्विटी पता है 1.2। अच्छा मुझे बताओ, इसमें जो डेट इक्विटी लूंगा मैं कौन सा लूंगा इस वक्त? प्लीज जल्दी से बता दो, इसमें जो डेट इक्विटी लूंगा मैं अनगियर करने के लिए, अनगियर करने के लिए, वो अल्फा टाइम का लूंगा या एफएच का लूंगा? जल्दी जल्दी बता दो। इसमें इसमें अभी 1.2 जो मैंने इक्विटी बीटा लिया है भाई, जवाब दे दो। हाँ बिल्कुल, वैसे डेट बीटा जीरो होता है। वेरी नाइस बिलाल रशीद, यू आर राइट, परफेक्ट। बट इस केस में डेट बीटा जीरो ना ही है, तो हमारे को बड़ा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इस बार हमने बीटा इक्विटी को 1.2 ले लिया। तो अब मुझे बता दो ई क्या होगा और डी क्या होगा, कौन सा वाला ई और डी इस्तेमाल होगा अनगियर करने के लिए? वेरी नाइस बिलाल रशीद, वेरी नाइस मोहम्मद जैद। बिल्कुल सही कहा, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। 75-25 नहीं होगा। इस बार हम 80-20 यूज करेंगे, क्योंकि हमने इक्विटी बीटा भी किसका उठाया है? एफ एच का उठाया है। जिसका इक्विटी बीटा उठाया जाता है, याद करें, लाइक टू लाइक, लाइक टू लाइक, उसी का ही डेट इक्विटी यूज किया जाता है अनगियर करने के लिए। ठीक है जी। चलिए जी। चलिए जी, तो इक्विटी कितना 80 है भाई? 80। अरे भाई, तंग नहीं करना यार। प्लस डेट बीटा, डेट सॉरी, 20, 0.2। अच्छा, ये एज इट इज आ जाएगा। देख रहे हैं मैं कैसे यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में। तो ये आपको भी पेपर में इसी ना करना है। ठीक है, पेपर में 1 - 0.29 है भाई, 0.21 कहाँ से ले लिया आपने? अच्छा, नम कीज भी नहीं चल रही है सॉफ्टवेयर में, ये एक अजीब मजाक चल रहा है मेरे साथ। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बीटा डेट 0.1 है, ये रहा 0. चलो जल्दी जल्दी बता दो क्या आ रहा है एसिड बीटा। हाँ जी। आया आंसर? बीटा अनगियर करके कितना आया यार? हाँ जल्दी जल्दी बताओ बिलाल रशीद चंदा। बीटा एसिड कितना आ रहा है? हम्म। सॉल्व करो। 1.034। कैलकुलेटर चलाओ, शाबाश बाकी लोग भी। 1.034। अच्छा, अब इसको रीगियर करना है, कैसे करेंगे रीगियर? आसान है, आसान है। अब इसको कैसे रीगियर करेंगे? ये हमने अनगियर कर दिया, अब रीगियर करते हुए किसकी गियरिंग यूज करेंगे? इसने कहा है ना सवाल ने, किसकी गियरिंग यूज करनी है डिस्काउंट फैक्टर में? नहीं करते ऐसा हम यार, ये एक्सेप्शनल करना पड़ा है इस लाइन की वजह से। ये लाइन जो है ना, ये जड़ है फसाद की। वरना इतना लंबा कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट काम हो जाता। ठीक है, तो टारगेट रीगियर कर लो। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ भाई, टारगेट की फिगर नहीं यूज करते, मगर करनी पड़ रही है, इसे लिखा है। चलो जी, वापिस से फॉर्मूला लगेगा। वापिस से फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, बीटा एसिड की जगह 1.034 आ जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है बात हमें? अच्छा, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, बहुत अच्छी बात की। एफ एच होल्डिंग डेट बीटा यूज कर रहे हैं अल्फा टाइम के केचा की। एक चीज मैं क्लियर कर दूं नासिर, ये गेयरिंग सिर्फ इसकी यूज हो रही है, सही है ना? और दूसरी बात, एक तो पहली बात तो ये कि उसने कह दिया दोनों के रिस्क सेम है। ये देखो, ये देखो लिखा हुआ, ये लाइन पढ़ो। दोनों के रिस्क सेम है, देखो पढ़ो। दोनों के डेट का रिस्क सेम है। दूसरी बात ये कि मैं गेयरिंग उसकी यूज कर रहा हूं।
एग्रीड, गियरिंग उसकी यूज करो यहाँ पे। सही है ना? मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हर चीज में उसकी यूज करो। बीटा इक्विटी भी इसी वजह से यूज करना पड़ रहा है। एक तो तुम्हें मैंने जवाब दे दिया यहां से, ये लाइन समझ आ रही है कि दोनों का रिस्क ही सेम है, मैं तो बात ही खत्म हो जाती। बट दूसरी तरफ एक और जवाब भी है इसका, वो मैंने आपको बता दिया कि गियरिंग इसकी यूज हो रही है ना 70 या 25 अल्फा टाइम की। इस वजह से ये सारी आपको गेम समझ नजर आ रही है ऐसे। अगर ये यूज नहीं हो रही होती तो फिर कहानी खत्म थी। अच्छा, बीटा इक्विटी कितना है जी? बीटा इक्विटी नहीं पता, बीटा इक्विटी निकालना है। इक्विटी इस बार 80 यूज हो जाएगी। 1 - 0.29। बीटा डेट वही है, बीटा डेट सेम होगा। बीटा डेट सेम क्यों लेना है? क्योंकि उसने कहा था दोनों डेट का रिस्क सेम है। दोनों डेट का रिस्क सेम है। चले जी। चलें सॉल्व करें, मुझे बताएं क्या आ रहा है इस बार। जी, बीटा इक्विटी कितना आ रहा है? मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी पड़ेगी भाई। बीटा इक्विटी को एक्स ले लो, इंटू 80/80 प्लस 20 इंटू 1 - 0.29। जी, कहाँ आया? 1.255 आ रहा है, सही है। थैंक यू वेरी मच। 1.255, बाकी लोग भी चेक कर लो यार जरा। अब इस पे के ही निकाल लो जल्दी से। के का फॉर्मूला हमें पता है। के का फॉर्मूला कहाँ है? कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बीटा इक्विटी रिवाइज है। चलो जी सॉल्व कर लो। रिस्क फ्री रेट कितना था? 4.3। बीटा हमारे पास चेंज हो गया है। RM - RF। चलिए जी, जवाब दीजिए। 17.22% आ गया। ठीक है जी, के ही आ गया 17.22, ऊपर हमारे पास बैक मौजूद है। चलें जी, बैक कैलकुलेट कर लेते हैं हम। बैक के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, टाइम कम है हमारे पास। इंटू 75/100 प्लस 3.78 इंटू 25/100। 100 इसलिए करूँ, 25 + 75 है ना। जरा चेक करें क्या आ रहा है। हाँ भाई जरा चेक करो। वेक का आया हमारे पास 13.86। 13.86। ऑलमोस्ट 14 ही कर लो इसको। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 14% डिस्काउंट फैक्टर है। चलें जी, डिस्काउंट फैक्टर हमारा 14% डिसाइड हो गया। 14% डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है 1/1.14 की पावर नंबर ऑफ ईयर्स, पावर 1, पावर 2, पावर 3। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 कितनी आई, सम कर लें। ठीक है जी, इसको ज़रा हम वो कर लेते हैं, नंबर्स को सही कर लेते हैं। थोड़ा कोने में लेके जाएंगे तो नंबर आ जाएगा। बाकी तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। ये हमने कॉपी नहीं किया था ना ऊपर, याद है ना, ये टेबल रह गया था ऊपर कॉपी होने से। इसको कॉपी करना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये ना कॉपी ना हो ना।
भाई ये बात समझ आ रही है, डिस्काउंट फैक्टर आ गया 14%, अब गेम खत्म। तो चीजें आसान हो गई। यहाँ ऊपर डाल दो। ऊपर डाल देते हैं, ये पहले की थी ना वर्किंग। और टर्मिनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे जल्दी से बताएं। यहाँ तक क्लियर है। हाँ भाई प्लीज देखो, अच्छा एक मिनट यार प्लीज, ये तरीका समझ आ रहा है, एक दफा देख लो यार। वैक निकालने के लिए गियरिंग हमने उसकी यूज कर ली अल्फा टाइम की, केडी के लिए डेड बीटा यूज कर लिया, आईआरआर पॉसिबल नहीं था केडी वन वन एस टी के लिए। इक्विटी बीटा अवेलेबल नहीं था, 1.2 पुराना था, इसको अनगियर किया और रीगियर कर दिया इसकी गियरिंग से। बिजनेस रिस्क की वजह से नहीं कर रहा है। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने शुरू में की ही थी ये बात, ये कि उसकी वजह से नहीं कर रहा है। बिजनेस रिस्क की वजह से अनगियर रीगियर नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल रिस्क की वजह से कर रहा है। जो मैंने शुरू में कहा था कि फाइनेंशियल रिस्क चेंज होता है तो भी शेयर होल्डर रिस्क चेंज होता है ना। नजर भी आ रहा है आपके सामने, सिर्फ गियरिंग ही चेंज हुई है और देखें रिस्क चेंज हो गया, बाकी सब फैक्टर वो ही है। सिर्फ गियरिंग 75-25 हो गई है अब। एक मिनट। अच्छा एक मिनट। ये 80, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है। ये 80 नहीं था ना यार, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। 75 है। ये चेक करते हो जरा फिगर। तुमने यार ये मुझे फिगर कैसे बता दी फिर सही। बिलाल रशीद लड़के। अबे तुम तो मुझे बोलो ना, तुमने ये यूज किया है लड़के। बिलाल भाई, क्या हो रहा है ये। मैं बोलूँ ये मैजिक कैसे हो गया कि फिगर जो है वो बदल भी गई और फिगर सेम यूज हो गए, ऊपर भी 80-20 नीचे भी 80-20 और आंसर चेंज हो गया 1.255, बीटा हालांकि पहले 1.2 था। क्या ये खुला तजाद नहीं है भाई। तो जवाब बोलो तो सही राहुल। फायदा क्या लाइव में आने का, अगर आप बोल ही नहीं रहे हो तो। लाइव का सबसे बड़ा फायदा यही है, मैं तो लाइव सेशन रखता ही इसीलिए हूँ कि अगर कोई फंस रहा है तो वो सामने आ जाए ना, मतलब कोई हम गलत कर रहे हैं तो सामने आ जाए। अभी सही है भाई, ये चेक कर लो, मैंने कहा भी था आप लोगों को चैट पे, प्लीज राव अभी चेक करो। 1.255 बन रहा है। वाह 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 वाह। भाई चेक कर लो, ये ना पूरा सवाल गलत हो जाए, मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। लाइव करना पड़ जाएगा, रिकॉर्ड तो नहीं, रिकॉर्डिंग में तो फंस जाता मैं। रिकॉर्डिंग में तो गलत रिकॉर्ड कर देता मैं, पता भी नहीं चलता मुझे। खैर। अच्छा चलो अभी सही हो गया ये, आई थिंक इट्स फाइन। 17.22 के ही था, हमने 17.22 के की बेस पे वैक निकाला। वैक की बेस पे डिस्काउंट फैक्टर निकाली। अब टर्मिनल वैल्यू का गेम खत्म करते हैं। वैक आ गया 0.14, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलें जी, टर्मिनल वैल्यू बता दें कितनी आ रही है। क्विकली क्विकली। 15249। 15249। अच्छा जी, अब फाइनली फाइनली कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। रिक्वायरमेंट की वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी निकालनी है। तो अब यहाँ पे मैं एक्सेल का सहारा लूंगा। ठीक है जी। एक्सेल का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू एयर वन कितनी है जी। वो तो फिर मैं इसी कल टू नहीं लगाता ये रही ना। 175.29, चलो टाइप कर लेता हूँ। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए 15249 के साथ एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों ने बताया था बल्कि लिखा भी था। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.14 की पावर थ्री से। एग्री करते हैं। 1.14 की पावर थ्री से 175.175 हाँ, थैंक यू यार, ये सही बताया। थैंक यू नासिर। इजिकल टू लगा दें यहाँ से हम, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। और 15249 डिवाइड बाय 1.14 की पावर थ्री। ठीक है जी, क्लियर है नासिर, ऐसे कर दिया हमने हाँ। टोटल वैल्यू आ गई। टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी आ गई। ठीक है, इसमें सब क्या करें।
में सब क्या करें, लेस कर दें वैल्यू ऑफ डेट। तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ, वैसे बुक वैल्यू होनी, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, मगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये भी एक मसला है कि इसमें गेयरिंग जो है ना वो मार्केट वैल्यू की नहीं थी, बुक वैल्यू की अवेलेबल थी, तो ये भी एक मसला था। ठीक है जी। तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस का हमारा कंप्लीट हुआ जाता है। इसको मुनासिब करने के लिए हम ये करते हैं कि ये उठा के यहाँ पे बिल्ट इन कर देता है। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें। 14 मार्क का अच्छा खासा पार्ट था। और यस आई नो इट्स टेक्निकल, बिल्कुल टेक्निकल था, ये पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। क्लियर है भैया? इट इज फाइन। अच्छा, बी पार्ट भी कर लेते हैं साथ में। बी पार्ट में कह रहा है सजेस्ट द सुटेबल टर्म फॉर द फ्रॉम द ऑफर एज्यूमिंग 30% प्रीमियम ऑन एस सी एज ऑफर्ड। 30% प्रीमियम ऑन एस सी एज ऑफर्ड, इसका सुटेबल टर्म बता दो। तो कितने शेयर देने चाहिए? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है यार ये बी पार्ट तो बहुत ही आसान है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? वैल्यू ऑफ इक्विटी ये रही। प्रीमियम कितना देना है? प्रीमियम कितना देना है? ठीक है जी, क्लियर है बात हमें। वैल्यू ऑफ डेट ये रही ना, सवाल में दी हुई है, ये रही चंदा। वैल्यू ऑफ डेट सवाल में ये गिवन थी ना, 3,000। ये देखो ये रही, लिखी भी थी हमने ऊपर, ऊपर जब डेटा बनाया था तब भी लिखी थी। अच्छा, प्रीमियम हमने इनको इतना देना है। टोटल बिड वैल्यू कितनी हो गई? टोटल बिड वैल्यू कितनी होगी प्रीमियम मिला के? प्रीमियम 30% दे रहा था, लिखा हुआ था ऊपर कहीं। अब ये कैसे दे रहे हैं, क्या ही दे रहे हैं क्या? क्या ही दे रहे हैं क्या, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम अपना, क्या दे रहे हैं, क्या ही दे रहे हैं? नहीं, कैश नहीं दे रहे हम, कैश नहीं दे रहे हम, क्या दे रहे हैं? टर्म्स निकालने ना, हमने क्या टर्म डिसाइड किया था? हमने शेयर एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करना है ना हमने। हमने इनको अपने शेयर्स देने हैं। कितने पे देने हैं? कितने पे देने हैं? हमने अपने शेयर्स कितने पे देने हैं? 30% प्रीमियम ऑन एस वी एज ऑफर्ड। अच्छा, और हमने हमारा हमारा वो क्या है, हमारी शेयर प्राइस क्या है आज? हमारी शेयर प्राइस क्या है? 3750। तो मैं अगर शेयर प्राइस से डिवाइड करूं, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, एग्री करते हो? अगर मैं शेयर प्राइस से डिवाइड करूं, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, एग्री करते हो? 3750 डिवाइड करूं, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कि मुझे कितने शेयर इशू करने हैं? मिलियन में, मिलियन में। ठीक है जी, बात समझ आई। चले जी। और रेशियो क्या बन जाएगा? रेशियो क्या बन जाएगा? इसको मैं अगर राउंड कर दूं, इसको भी राउंड कर लेते हैं इस तरीके से। 3.13। शेयर रेशियो, शेयर एक्सचेंज रेशियो, ये हो जाएगा 3.13 स्लैश कितने शेयर थे इसके? 7 मिलियन शेयर थे ना अल्फा टाइम के। अल्फा टाइम के 7 मिलियन शेयर थे। और डिवाइड करके देख लो। 2.236 शेयर्स, 6 अल्फा टाइम पर एफ एच शेयर। एफ एच का एक शेयर उसके कितने शेयर के बराबर होगा? क्लियर है बात में? कुछ बात समझ आई आपको? ठीक है जी, क्लियर है बात हमें। चलिए जी, इसको भी हम जरा ऊपर लिख लेते हैं। चलें जी, देख लें जरा प्लीज इसको, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है जी। मजा आया सवाल में? आसान लगा? सारी वर्किंग हुई भी थी? ये सारी वर्किंग आसान थी, 1 से 3 एंड ऑनवर्ड्स। ये भी इतनी मुश्किल वर्किंग नहीं है। टोटल बिड वैल्यू निकाली मैंने, और टोटल बिड वैल्यू निकाल के उसको नंबर ऑफ शेयर से, शेयर प्राइस से डिवाइड कर दिया।
कंफर्म बताएं, बात समझ आई? इज दिस फाइन? अच्छा देखें, ये मार्किंग स्कीम, सॉरी, एग्जामिनर कमेंट्स में देखें 15% बचा पास हुआ है खाली इस सवाल में। तो क्यों ऐसा हुआ है, आप समझ रहे हैं? तो एक जरा दफा नजर गुजार लेते हैं कि यार ये ऐसा क्या था। और आप देखें, आप अगर एग्जाम में बैठे हो, अब ये तरीका जो हमने फॉलो किया, इसके बाद क्या आपसे भी ये गलतियां होती हैं, चेक करें। एफ एच होल्डिंग इक्विटी बीटा वॉज यूज फॉर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक तो इसने कहा यार ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी ना, ये इसने इक्विटी बीटा ये एफ एच का यूज कर लिया 1.2। तो यार ये तो हमें समझ आया, इतनी मेहनत हुई है हमारी कि यानी यार अनगियर रीगियर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे जो है ना, क्या कहते हैं, सोल्यूशन में लिखा हुआ है। ओह सॉरी, बच्चों ने किया है। दूसरा उसने कहा कि एसेट बीटा ऑफ एफएच होल्डिंग वाज कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ इक्विटी बीटा ओनली, वेयर एज द फॉर्मूला रिलेटेड टू डेट बीटा वाज नॉट कंसीडर्ड। अब लेकिन डेट बीटा जब जीरो होता है तो समझ आती है बात, बट अगर डेट बीटा होगा तो उसको तो रिस्पेक्ट देनी है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने डेट बीटा वाले पार्ट को फॉर्मूले का पार्ट ही नहीं बनाया, हालांकि फॉर्मूले शीट भी अवेलेबल होती है। खैर, तीसरी इसने गलती की, इंस्टेड ऑफ रीगेटिंग टू कंप्यूट द इक्विटी बीटा ऑफ अल्फा लाइन, द एसेट बीटा वाज यूज्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये एपीवी का सवाल थोड़ी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कि आप एसेट बीटा पे काम कर लें, तो ये भी कुछ लोगों ने ब्लेंडर किए हैं। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट वाज यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ वैग, ये तो क्राइम है ना कि आपने केडी यूज कर लिया, वन माइनस टी नहीं किया, प्री टैक्स यूज कर लिया, वन माइनस टी नहीं किया, ये वाला काम नहीं किया, तो ये तो क्राइम हो जाएगा यार इस लेवल पे। ठीक है ना, ये तो जुल्म वाली बात है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट वाज टेकन फ्रॉम एयर जीरो, यस दिस वाज द पिटफॉल। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी ये सोच रहे थे कि एयर जीरो पे ही होगी, बस एक ही बार होगी। मुझे भी पढ़ के पहले तो ऐसे ही लग रहा था, मगर जब गौर से पढ़ा तो पता चला नहीं यार, ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो है ना वाज टेकन एज द डिफरेंशियल वैल्यू। ये भी बच्चों ने गलती की कि वर्किंग कैपिटल को डिफरेंशियल ले लिया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। 1250 और 1500 का डिफरेंस 250 बनता है, 1750 और 1500 का डिफरेंस 250 बनता है, 1820 और 1750 का डिफरेंस 70 बनता है, ये ले लिया। ये नहीं चाहिए था, ये एडिशनली, ये खुद ही एडिशनल लिया हुआ था। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट, ठीक है, ये हो गया। टर्मिनल वैल्यू इज कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ कैश फ्लो ऑफ ईयर 4 इंस्टेड ऑफ ईयर 3। ईयर 4 के कैश फ्लो पे आपने ग्रोथ लगा दी, हालांकि ईयर 3 के कैश फ्लो पे लगानी थी। फर्दर टर्मिनल वैल्यू इज कंप्यूटेड ऑन 4% ग्रोथ इंस्टेड ऑफ 2%। 4% रेवेन्यू का ग्रोथ दिया हुआ था, जो कि अलग चीज थी। हमें 2% ग्रोथ पे काम करना था, रेवेन्यू के ग्रोथ पे काम नहीं करना था। रेवेन्यू का ग्रोथ इसने 4% दिया था, मगर वो उसका काम कुछ और था, हमने देख लिया। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वैल्यू इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट वाज नॉट डिडक्टेड, ये भी क्राइम हो जाएगा, इतने बड़े लेवल पे आप चले गए और वैल्यू ऑफ डेट अगर माइनस नहीं किया आपने, डिस्काउंट फैक्टर वैक यूज किया हुआ है, तो ये जो वैल्यू ऑफ डेट माइनस नहीं जरूरी थी। बी पार्ट में कह रहा है प्रीमियम ऐड नहीं किया लोगों ने, ऐसी बिड प्राइस निकाली, शेयर एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट नहीं किया, और मर्जर इक्विजिशन, मतलब दोनों को उन्होंने क्या किया, ऐसा जो है ना, क्या कहते हैं, मर्जर ऑफ टू एंटिटीज किया। खैर, दोनों एंटिटीज के शेयर्स को और सब चीज़ों को शायद मर्ज कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरी भेजते हैं, तो वहाँ भी इशू आता है। बाकी कोई क्वेरी है, इस सवाल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो भाई आपके पास मेरा नंबर मौजूद होगा, आप मुझे इस पर पूछ लेना। एक थ्योरी वाला पार्ट मैं कराऊंगा, मगर आप पॉइंट समझ रहे हो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था यार मेरे ख्याल से। हाँ, मानता हूँ कुछ एडजस्टमेंट थी। अनगे रीगर वाला, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये मसला था यार, ये वाला जो था ना, डिस्काउंट रेट वाला मसला, वरना मैं समझता हूँ कि टारगेट कंपनी का यूज नहीं होना चाहिए, एक्वायरर का यूज होना चाहिए। अच्छा, लास्ट इसका पार्ट पढ़ लेते हैं, इसका अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है ये सी पार्ट में। यहाँ से भी देख लेते हैं सी पार्ट क्या था, इसका थ्योरी से रिलेटेड था मेरे ख्याल से। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड्स, यहाँ पे आ गया जी। चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं। थ्योरी के लिए इसने क्या लिखा है, ये आसानी हो गई कि अगर पेपर में हार्ड कॉपी नहीं आएगी तो आप ऐसे करोगे, ये मैंने आपको ये भी यूज़ करना सिखा दिया। क्या कह रहे हैं लास्ट में, पढ़ लेते हैं। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर वैल्यूइंग द कंपनी एंड ब्रीफली डिस्कस द मेथड दैट आर सुटेबल फॉर एफ एच टू यूज इन दिस सिनेरियो। अच्छा, कैश फ्लो टेक्निक के लिए अदर टेक्निक बता दें जल्दी से, 5 नंबर का सवाल है। अदर टेक्निक्स फॉर वैल्यूएशन, फॉर बिजनेस वैल्यूएशन क्या हो सकती है? बहुत सारी पढ़ी हैं यार। नेट सेट मेथड, ऐसा ही है। पी मेथड भी होता है, तो नेट सेट मेथड यूज हो सकता है, उसमें हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बता दें यार। ये मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा इसको स्पीडीली ले जाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है ये मेरे ख्याल तंग करेगा, तो मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ। नेट सेट मेथड जी, इसको इक्वेशन वाइज रखते हैं, ऐसे रखते हैं। जल्दी जल्दी बता दें, नेट सेट मेथड में क्या बातें होंगी। इसमें क्या करते हैं, वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेट ऑफ द बिजनेस ऑफ एफ एच, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ऐसा ही है भाई। ठीक है जी, ये बहुत बेसिक होता है, सही है ना।
इट्स यूजुअली इजी बट नॉट गिव ट्रू पिक्चर बैलेंस शीट वैल्यूज में बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक रखना है फ्रॉम मार्केट प्राइस। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस में हमने बात कर ली कि मुश्किल है। ब्रेकअप वैल्यू जब निकालनी होती है, मिनिमम ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू समझते हैं, इससे कम वैल्यू नहीं निकल सकती। कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस, या फ्लोर वैल्यू भी कहते हैं इसको, सबसे कम से कम इतनी वैल्यू तो होगी यूजिंग दिस टाइप। 5 मार्क का है, मार्क्स भी हमें देखने हैं, टाइम भी मैनेज करना है। दूसरे नंबर पे कौन सी टेक्निक रखते हैं? डिविडेंड वैल्यूशन रख लेते हैं। डिविडेंड वैल्यूशन टेक्निक याद है? पी नॉट इक्वल डी वन अपॉन के माइनस, इसमें टर्मिनल वैल्यू इस्तेमाल हुआ, डिविडेंड वैल्यूशन इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, ख्याल रहे। डिविडेंड वैल्यूशन में हम क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं जल्दी बताते हैं। वी एज्यूम डिविडेंड विल बी रिसीव्ड टिल परपेचुटी एंड कंपनी एंड शेयर होल्डर विल नॉट सेल देयर शेयर्स। अच्छा, इसमें हम करते क्या हैं? शेयर प्राइस वही डायलॉग इन दिस टेक्निक हियर, शेयर प्राइस वही मेरा डायलॉग याद है, इज कंसिडर्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। याद है डायलॉग? ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, शेयर प्राइस द मार्केट प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स टिल इंफिनिटी इज काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही। ठीक है ना? ऐसा ही है। ठीक है, बट यार मुश्किल लग रहा है कि वो शेयर कभी बेचा ही नहीं। Many limitations, including the one mentioned above, this technique could not be suitable। देखिए, थ्योरी को छोड़ना नहीं है, थ्योरी मैं करा रहा हूँ ना, तो उसका मतलब क्या है? जब मैं बीइंग अ टीचर करा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं करोगे? आपको तो करना जरूरी है। और कौन सी टेक्निक होती है? पी मेथड। पी मेथड, प्राइस अर्निंग मेथड। इसको शॉर्ट लिख लेते हैं, मसला नहीं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, पी रेशो इज कैलकुलेटेड, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, शेयर एंड अर्निंग्स पर शेयर। क्या शो करता है? इट शोज कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। याद है, ये कहानी हमने लिखी हुई है। ये तो नहीं कहना चाहिए, ये कैसे हैं जो अवेलेबल पी, ये तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी कि पी रेशो कैलकुलेट नहीं होगा, हम कहेंगे इज अवेलेबल। ये अवेलेबल होगा तो ही कम कर सकते हैं ना, उन्हें कैलकुलेट करेंगे तो फायदा क्या? ये भी कैलकुलेट कर लें, शेयर प्राइस वैसे ही नहीं है हमारे पास। मार्केट रेपुटेशन अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि क्यों ये कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर शो करता है, वो हमने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, पी मल्टीपल, पी फैक्टर इज मल्टीप्लाइड विद ईपीएस। प्रैक्टिकली सेकंड नंबर पे यही आता है ना, कैश फ्लो टेक्निक के बाद।
कंप्यूट शेयर प्राइस। ठीक है जी। तो अब मसला ये है कि इसमें फिर वो एडजस्टमेंट फैक्टर लगेगा ना, सिंस अल्फा टाइम इज अनकोटेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, therefore adjustment factor needs to be applied 2 upon 3 or 3 upon 4, which is subjective, which involves judgment and subjectivity। ये एक मसला है। ठीक है जी, तो हमने तीनों टेक्निक से बात कर ली, बट ये भी बता दिया साथ साथ कि किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा। ठीक है जी, ये हो गया पार्ट 4C। क्लियर है बात हमें? चलें जी, यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ यार ये कंजूसी का मुजाहरा नहीं करिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, पार्ट सॉल्व हुआ, समझ आई हैं चीज़ें, जितनी भी कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट लॉजिक्स पे बात की गई, सवाल की वर्डिंग्स को कैसे लेके चलना है, कैसे डी कोड करना है, तो यार ये फिर और लोगों से भी आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? और बाकी किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मेरा नंबर मौजूद है। आप वो जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी हमारी टिप्स वगैरह चल रही होती हैं व्हाट्सअप के ग्रुप में। आप हो नहीं हो, मुझे मैसेज कर देना। टिप्स का एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, जिसमें जो है ना क्या कहते हैं, हम एग्ज़ाम के एंड तक जो है वो वॉइस नोट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करते रहते हैं। ठीक है जी, चलें ये नंबर नोट कर लें। अगर कोई चाहे तो इस पर कॉन्टैक्ट कर ले, तो मैं उसको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच।